कोई भी आवाज में दिक्कत होगी तो मुझे बता देना उसी टाइम, ठीक है। सुनना, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्या नाम है, सेक्सुअल और सेक्सुअल के डिफरेंस के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या नाम है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट करा था, ठीक है। अगर कहीं पर भी दिक्कत होगी तो पूछ लेना, और आवाज नहीं आएगी तो फिर पूछ लेना, ठीक है। सुनो ध्यान से। तो सिंपल सा मतलब हमने तीन टाइप पढ़ लिए थे, उन 2-3 टाइप में से अब हमारे पास कितनी टाइप्स बची है, कुछ और टाइप्स बची है, ठीक है। तो मैं वो बता रहा हूँ, जरा ध्यान से दिमाग लगा के सुनना, जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक रिप्रोडक्शन जिसका नाम था फ्यूजन। फ्यूजन का सिंपल सा मतलब क्या था, फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का आज हम एक ही सेशन लेंगे, ठीक है, आज एक ही सेशन लेने वाले हैं। सुनना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। जब एक पेरेंट बॉडी कई सारे डॉटर सेल्स में टूटते तो मल्टीपल फ्यूजन, और जब एक पेरेंट बॉडी बाइनरी, क्या नाम है, 2 डॉटर सेल्स में टूटते तो उसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। समझ में आया? बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल था अमीबा, और अगर अलग मतलब फिक्स्ड प्लेन में कट रहा है तो डिशमैनिया, और मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल था प्लाज्मोडियम। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कई एक पेरेंट बॉडी होती है, कई सारे डॉटर सेल्स में टूटते हैं और वो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में एक साथ ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल फ्यूजन से कैसे अलग है, मल्टीपल फ्यूजन यूनिसेलुलर में होता था, ये मल्टीसेलुलर में होता है। इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। थर्ड था बडिंग। बडिंग का मतलब या फिर रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी कहीं से कट हो जाती है तो उसके जो टूटे हुए पार्ट है वो है कि रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। तो भैया बुक में लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन रीजनरेशन इट इज नॉट रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये। असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का एक तरीका है ये। समझा है मैंने क्या बोला, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का तरीका है ये एक तरह का रीजनरेशन बॉडी है, मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, रीजनरेशन पार्ट चल रहा है। समझा? इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि क्या नाम है, वो है छिपकली होती है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, यार कुछ भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। उसकी जो टेल होती है वो, हाँ ठीक है, टूट के गिर जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो अपनी रीजनरेट कर लेती है, तो रिप्रोडक्शन थोड़ी है, तो इसी वजह से रिलेट किया हुआ है इसके अंदर भी। आया समझ में क्या हो रहा है? तो सुनो, जो पेरेंट बॉडी होता है उसका जो लॉस्ट पार्ट होता है वो क्या करता है, उसको डेवलप कर लेता है और वो अपने आप में एक पेरेंट बॉडी बन जाता है। आया समझ में क्या बोला, इसको कहते हैं रीजनरेशन। इसका एग्जांपल क्या है, प्लानेरिया। नाइन्थ क्लास में तुमने अलग अलग तरह की कैटेगरीज पढ़ी होगी, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स एक पढ़ा होगा, तो प्लानेरिया प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी क्या करता है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक सेकंड हो गया, ठीक है। एक पेरेंट बॉडी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक पेरेंट बॉडी होता है, उसके छोटा सा बर्ड निकलता है और वो मैच्योर करता है एक डॉटर सेल के अंदर, या फिर एक खुद पेरेंट बॉडी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर बर्ड निकलेगा, फिर वो मैच्योर हो जाएगा, वो पेरेंट बन जाएगा, फिर बर्ड निकलेगा, वो मैच्योर हो जाएगा, फिर वो पेरेंट बन जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। आ रहा है समझ में? क्या बोला, ये तरीका क्या था, ये तरीका है अगर हमको पता लगाना है कि अगर क्या नाम है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हो रहा है। समझा? इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था हाइड्रा। तो सुनना, जरा दिमाग लगाना। हमने सबसे पहला पढ़ा था बड़ी सॉरी फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन के हमने 2 पढ़े हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। सेकंड पढ़ा था हमने फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है रीजनरेशन, और एक हमने पढ़ा है बड़ी। समझाया मैंने क्या बोला? अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ठीक, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एक तो फिर उसके बाद में जो 2 टाइप है 3 टाइप है उसके अंदर हम बाद में पढ़ेंगे। वो या रीजनरेशन मल्टी सेलुलर में होती है या यूनिसेलुलर में, किसी में भी हो सकती है, वैसे मल्टी सेलुलर में होती है, ठीक है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हम बाद में पढ़ना होता है, मतलब अभी हमको जो पढ़ना होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद एक और रिप्रोडक्शन है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एनिमल्स पूरा खत्म हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में चलता है, इसलिए उसका अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। सुनना, ये वाला जो प्रोपगेशन है उसके अंदर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड का नाम क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। दिमाग लगाना जरा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सुनो, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है एक ऐसा तरीका, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। देखो यार, एक पेरेंट बॉडी होती है, ठीक है। पेरेंट बॉडी में होता क्या है कि उसके अंदर क्या है, एक स्टॉक होती है। स्टॉक का मतलब बेस, ठीक है। जैसे हमारे प्लांट की स्टेम होती है वैसे स्टॉक कहते हैं, छोटे प्लांट्स में स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल रूट लेवल है, उसके ऊपर क्या होती है, स्टॉक होती है इस तरीके से, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है। समझ आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ।
स्पोर्स का मतलब कहते हैं छोटे छोटे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाउडर फॉर्म में दाने छोटे छोटे से, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, एक पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी को उसको ब्लॉब बोला जाता है, BLOB, ब्लॉब, समझ में आया? ठीक है, तो एक ब्लॉब में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। अब होता ही है कि जब ये पूरी तरह से मैच्योर कर जाता है ना, तो एक टाइम आता है कि इसके बर्स्ट होने का टाइम आ जाता है। ये जो पेरेंट बॉडी का जो ये ब्लॉब है ना, मतलब ये जो बॉल की तरह दिख रहा है, ये बर्स्ट कर जाता है, और जैसे ये बर्स्ट करता है, फट जाता है, जैसे ये फटता है तो अंदर के जो भी स्पोर्स होते हैं वो आसपास क्या होते हैं, फैल जाते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? फिर जैसे ही आसपास फैलते तो ये जो स्पोर्स थे ये खुद अब पेरेंट बॉडी बन जाते हैं ऐसे, फिर उनके अंदर भी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आएगा, फिर वो भी बस्ट होगा, फिर उसके स्पोर्स फैल जाएंगे। ऐसे करते करते क्या करते हैं, पहले छोटी सी जगह पर होते हैं, फिर धीरे 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 फैलते जाते फैलते जाते फैलते जाते। समझाया मैंने क्या बोला? दोबारा सुनो, एक पेरेंट बॉडी आया, उसके ऊपर एक बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स थे। ये जो बॉल की तरह जो स्ट्रक्चर था ये फटता है, बर्स्ट करता है, और उसके अंदर के जो स्पोर्स हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? वो क्या कहते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, चारों तरफ जैसे फैलते हैं, अब होता ही है इसके ना फैलने के बाद क्या दिक्कत होती है कि ये चारों तरफ जैसे फैलते हैं तो खुद पेरेंट बॉडी बन जाते हैं। ठीक है, अब जितने भी स्पोर्ट्स होंगे वो खुद पेरेंट बॉडी बन गए, वो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर उनके अंदर स्पोर्ट्स होंगे, फिर वो फैल जाएंगे, और ऐसे करते 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 क्या होता है, ये फैलता जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका एग्जांपल तो मैं सिंपल सा देता हूँ। तुमने वो देखा होगा ब्रेड, ठीक है, ब्रेड पे फुफुंदी देखिए जो लगती है ग्रीन कलर की, पहले वो छोटी सी जगह में होती है, फिर वो अगले दिन देखोगे तो और बढ़ जाती है, फिर अगले दिन देखोगे और बढ़ जाती है, धीरे धीरे करके वो पूरे में फैलती रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा रीजन है, उसके अंदर यही था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है राइजोबस। क्या एग्जाम्पल है इसका? इसका एग्जाम्पल है राइजोबस। ठीक है, डेफिनेशन सबकी मिल जाएगी, वो मेरी टेंशन है यार। मैंने स्पोर्ट्स स्प्रेड होने का कोई फिक्स डिस्टेंस होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं। हवा चली, हवा के साथ जितनी तेज हवा चलेगी उतनी दूर लेके जाएगी उनको। ठीक है, और दूसरी बात, डेफिनेशन नहीं समझनी है तुम्हें, अभी तुम्हें तरीके को समझना है, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अरे यार डेफिनेशन, यार ये तूने मम्मी तूने पूछा हुआ है ये, और तू प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, डेफिनेशन बनाने में क्या है? अगर कोई बच्चा वैसे पूछ रहा होता है गवर्नमेंट स्कूल तो समझ में भी आता है कि यार उसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है। समझ आजकल तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं तुम्हें टॉपिक समझ रहा हूं तो डेफिनेशन बनाने में क्या है? व्हेन अ पेरेंट बॉडी हैज अ ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट गेट्स बर्स्ट and the spores get dispersed all around, then they act as parent। खत्म। इसमें बोलना क्या था? अब किसकी डेफिनेशन नहीं आती तो सोचिए जरा इसके अंदर। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, इसलिए दिमाग लगाया करो क्या बोल रहे हो, और उसके बाद मैं नोट्स दूंगा तो उसमें सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, टेंशन किस बात की है। ठीक है, अभी तुम्हारा काम है सिर्फ समझना। और उसके बाद लास्ट क्लास में मुझे एक बच्चे ने बोला था, शायद सोनिया ने बोला था कि भैया मैं साथ साथ नोट्स बना दी, तो हाथ में कॉपी अगर हुई ना मेरे पढ़ाते समय, हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तुम लोगों की। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए, सीधा समझो। और मेरी क्लास अगर लिखने का मन है तो मेरी क्लास खत्म होते ही लिख कर प्रैक्टिस करो। समझाया मैंने क्या बोला? सिर्फ पेन उठाओ और सोचो कि मैंने क्या क्या बोला था, उस टॉपिक को समझाते समय उसको लिख डालो, अपने आप ही याद हो जाएगा और अब तभी की तभी खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं समझा रहा हूँ सारे सेंसेस को ओपन करके यहाँ पर सिर्फ समझना है। ठीक है, हाथों का यूज नहीं करना है बिल्कुल। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सिर्फ समझो, उसी से दिमाग में बैठेगा। अगर तुम मेरी बात आधी सुनोगे फिर आधे लिखने लग जाओगे तो आगे का टॉप पॉइंट भूल जाओगे ना, उसको कहाँ सुन रहे हो तुम? ठीक है, मेरे में ऑनलाइन क्लास में पॉज और प्ले का बटन तो है नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और बैकअप के भरोसे मत बैठा करो, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो सुनो, स्पोर फॉर्मेशन दिमाग लगाना जरा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो लैग हो रही है तो यार अब देखो तुम। बेस्ट स्पोर्ट्स वाले क्रिप्टोग्राम होते हैं। डायनामिक कौन है यार ये? पहली बात तो ठीक है सर, स्पोर फॉर्मेशन में पेरेंट बॉडी मर जाती है क्या? नहीं, पेरेंट बॉडी बर्स्ट हो गई है तो वो फैल गए हैं। देखो, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ना यही बोला जाता है, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ये बोला जाता है कि पेरेंट बॉडी इज इमॉर्टल। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, हम जब क्वेश्चंस पाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्रिप्टोग्राम जो बोला था अभी पता नहीं किसने बोला ये, ठीक है, लेकिन क्रिप्टोग्राम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता सर। क्रिप्टोग्राम अप्लाई होता है प्लांटे एनिमल, प्लांटे किंगडम जब हम पढ़ रहे होते हैं, फेनरोग्राम और क्रिप्टोग्राम वहाँ पे अप्लाई होता है टर्म। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे सुनो भैया मैं अनुभव। ठीक है, अनुभव अभी समझ में आ गया ना, अनुभव क्रिप्टोग्राम कब यूज होता है। ठीक है, तो अब आगे सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस का दूसरा नाम भी यही है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्यों रखा गया नाम? क्योंकि ब्रेड पर जो फफूंदी लगती है वो यही है राइजोपस। समझाया मैंने क्या होता है? तो इसकी पेरेंट बॉडी, वैसे एक्चुअल में बताऊं ना, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है हाइफे, जैसे डॉट डॉट है ना, वैसे एक लाइन लाइन की तरह स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है इस पेरेंट बॉडी को बर्स्ट कराने में। भैया थोड़ी तेज बोलो।
जैसे बर्स्ट करता है सारे पेरेंट बॉडी हो जाते हैं। मीटिंग में नाम मेरा था, दोस्तों के साथ चेंज नहीं कराया। कोई बात नहीं सर, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आवाज आ जाएगी यार मेरे भाई। भैया काफी कम आवाज आ रही है आपकी। कोई बात नहीं, ले भैया फिर से बताना। क्या बताऊं फिर से? क्या बताऊं फिर से? एक पेरेंट बॉडी है, एक बारी में समझो भाई, वैसी क्लास लेट है यार, आज एक ही सेशन है। एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है। एक पेरेंट बॉडी ने इन क्या नाम है, एक पेरेंट बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स आए। छोटे छोटे स्पोर्स क्या करते हैं, अंदर अंदर डेवलप करते रहते हैं। जैसी पेरेंट बॉडी बर्स्ट करती है तो अंदर के जो स्पोर्स हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं और वो खुद पेरेंट की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि वो खुद पेरेंट की तरह एक्ट करेंगे तो खुद ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, खुद के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होंगे, फिर वो बर्स्ट कर जाएंगे, फिर उसके अंदर के स्पोर्ट्स पेरेंट बन जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। आया समझ में? मैंने क्या बोला? जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, जिसका साइंटिफिक टर्म है राइजोपस। अभी भी समझ नहीं आया? ठीक है, तो छोड़ दो, आगे सुनो। आ गया भैया। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से अब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यार भैया हमारे पास 4-5 तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। ठीक है, अब हम जो सेक्सुअल तरीका पढ़ने वाले ना, याद रखना ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के लिए है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये जितने भी रिप्रोडक्शन के तरीके पढ़े थे सारे एनिमल्स में अप्लाई किए जाते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। समझा है? लेकिन अब जो हम तरीका पढ़ने वाले वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए रिजर्व है। समझा है मैंने क्या बोला? और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दिखाई दे रहा ना यहाँ पर? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला टाइप आता है कटिंग। दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। वेजिटेटिव प्रोपागेशन सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। जब सारे स्पोर्स डेवलप होते हैं तभी बर्स्ट होते हैं। जब सारे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं फिर वो बर्स्ट होती है पेरेंट बॉडी, ताकि स्पोर्स चारों तरफ फैल सके। अगर वो डेवलप ही नहीं होंगे पहले से और वैसे ही फैल जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी यार। क्या दिमाग लगा, आगे सुन जरा ध्यान से। ठीक है, सुनो। सबसे पहला टाइप है कटिंग। कटिंग का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। सुनो, देखो होता ही है कि मान लो फॉर एग्जांपल पहली बात तो कटिंग का छोटे प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स के लिए तरीका यूज किया जाता है। एक बात याद रखना, सब तरीकों का एक एक एग्जांपल याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए और एक एक एग्जांपल याद होना चाहिए। मतलब हर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या चल रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए और साथ साथ में एक एक एग्जांपल पता होना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? आगे सुनना जरा। कटिंग, कटिंग का मतलब क्या होता है तो सुनना जरा ध्यान से। देखो मान लो फॉर एग्जांपल एक पेरेंट बॉडी है। ठीक है, एक पेरेंट बॉडी यहाँ से एक छोटा सा प्लांट है, उसने ग्रो करना चालू करा। ठीक है, जहाँ से ऐसे उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलना चालू हुई। ठीक है, इस तरीके से वो ग्रो कर रहा है। समझना है? मालूम मैंने क्या बोला? मान लो फॉर एग्जांपल इसकी ये जो ब्रांच थी ना ये बंद हो गई, इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। ठीक है, वहां से क्या हुआ, इसने ग्रो करना बंद कर दिया। आया समझ में क्या कहता हूँ? अब क्या करते हैं, अब हम तरीका लगाते हैं कटिंग प्रोसेस। अब इस कटिंग प्रोसेस में होता क्या है तो देखो यार, इस कटिंग प्रोसेस को हम दो तरीके से समझा सकते हैं। समझा रहा है क्या कह रहा हूँ? इस कटिंग प्रोसेस में दो तरीके से यूज किया जाता है। समझ रहा है? सुनना, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अब होता क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये एक मतलब एक छोटा सा पौधा था, छोटा सा प्लांट था और ये ग्रो एक जगह से इसकी स्टेम ना ग्रो नहीं कर रही है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये स्टेम ग्रो नहीं कर रही है तो क्यों नहीं ग्रो कर रही है? क्योंकि इसकी स्टेम के टिप पर एक तरह का टिश्यू होता है जिसका नाम है एपिकल टिश्यू, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर वो भी याद नहीं है तो अभी 10th में चैप्टर वो डिलीट हो गया लेकिन मैंने पढ़ाया है। तो एक हार्मोन का नाम पढ़ा था जो टिप से ग्रो कराता है, उसका नाम है ऑक्सिन। वो हार्मोन काम करता है। समझाया मैंने क्या बोला? और अगर ये ग्रो नहीं कर रहा टिप से तो इसका मतलब वो ऑक्सिन हार्मोन और वो वाला जो टिश्यू था एपिकल, वो दोनों मिसिंग है यहाँ से। समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन असलियत में वो होते तो हैं, तो पीछे की तरफ होते हैं। आया समझ मैंने क्या बोला? तो पता है क्या करते हैं, हम लेते हैं अपना नाइफ या फिर जो भी आपको जो भी चीज के थ्रू दे रहे हैं उसको यहाँ से कट कर देते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? यहाँ से क्या करते हैं, हम उसको कट कर देते हैं। पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जैसे उसको कट करते हैं तो पीछे उसके सारे टिश्यू होते हैं। समझ आया? एपिकल भी होगा, ऑक्सिन भी होगा, हार्मोन सब कुछ होता है। और जैसे ही वो होता है तो यहाँ से क्या करता है, ग्रो करना चालू करता है। आया समझ मैंने क्या बोला? दूसरे तरीके से कैसे समझाया जाता है इसको? जो हमने जो कट करके निकाला है ना, हम उसको मतलब अलग से ग्रो कराते हैं, उसको सारी नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो वो भी ग्रो करने लग जाता है। वो अलग तरीका है, लेकिन ये अलग तरीका भी है।
आया समझ मैंने क्या बोला? तो सिंपल सा तरीका याद रखो। और कटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? कटिंग प्रोसेस में एक प्लांट है, अगर उसके टिप से ग्रो करना बंद कर देता है, फिर उसकी एक स्टेम की ब्रांच ग्रो करना बंद कर देती है, तो हम उसको कट करते हैं ताकि वहां पे जो हार्मोन्स वगैरह दोबारा एक्टिवेट हो सके और काम चालू कर सके, और उसको दोबारा ग्रो करा देते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ, एपिकल मेरिस्टेम है वो। पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, आता है? सुनना जरा ध्यान से। इस प्रोसेस का नाम है कटिंग। अब इसका एग्जांपल क्या है? ठीक है, ऐसा किसके अंदर किया जाता है? ऐसा किया जाता है रोज प्लांट के अंदर। ठीक है, रोज एक छोटा पौधा है, ठीक है, कभी कभी उसकी स्टेम से नहीं निकल रहा तो हम उसको कट कर देते हैं। इससे फायदा ये भी होता है, याद रखना, इससे ये कटिंग वटिंग से एक और फायदा ये होता है कि हम एक ही प्लांट में ज्यादा से ज्यादा फ्लावर बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक प्लांट में ज्यादा से ज्यादा फ्लावर चाहिए, है ना, तो इससे ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए जो गार्डनर्स वगैरह होते हैं ना, वो इस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, फ्लावर्स की जो खेती की जाती है उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो ये वाली टेक्निक हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा यूज की जाती है फार्मर्स के थ्रू। आया समझ मैंने क्या बोला? आगे सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? सुनो, सेकंड तरीका क्या है? पहला था कटिंग, फिर है लेयरिंग। ठीक है, अगला तरीका क्या है? लेयरिंग तरीका, लेयरिंग। अब लेयरिंग तरीके में क्या होता है, ये दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। करते क्या है, किसके अंदर मान लो एक प्लांट है, दिखाई दे रहा है ना पूरा? ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और इसकी यहाँ पे मान लो ये सॉइल सरफेस है। समझाया मैंने क्या बोला? पता है क्या करते हैं, इसके एक स्टेम को खींचते हैं, नीचे दबा देते हैं जमीन में, लेकिन इसकी स्टेम, इसका मतलब कैसे होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। समझाया? ऐसे प्लांट को यूज किया जाएगा, ठीक है, एग्जांपल हम बाद में समझेंगे। तो एक प्लांट है, उसके एक स्टेम को पकड़ते हैं और इसकी स्टेम को पकड़ के जमीन में दबा देते हैं। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो फॉर एग्जांपल इसकी इस प्लांट की स्टेम थी, उसको हमने जमीन में पकड़ के यहाँ पे दबा दिया। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ से क्या होगा, ये ग्रो करना चालू कर देगा, इसके रूट्स वगैरह, ठीक है, और यहाँ से एक नया प्लांट अपने आप ही निकल कर आएगा। फिर इसकी स्टेम होगी, फिर इसकी स्टेम को पकड़ के नीचे दबा दी, फिर वहां से रूट्स निकलेंगी और वहां से एक नया प्लांट निकल जाएगा। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? मतलब सिंपल सा लॉजिक है भाई। एक प्लांट ग्रो कराया, उसकी स्टेम पकड़ उसको नीचे दबा दिया, फिर वहां से नई रूट्स ग्रो कर जाएगी, फिर वहां से एक नया प्लांट निकल जाएगा, फिर उसकी स्टेम को ग्रो करा दो। ऐसे करते 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 आप लाइन में बहुत सारे प्लांट ग्रो करा सकते हो। अब तुम बोलोगे कि भैया अगर हम इसको यहाँ से कट कर, जिसको हमने पकड़ के दबाया था, उसको वहां से कट कर दे तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन, क्योंकि अब तो रूट डेवलप हो गई ना भाई। एक बार रूट डेवलप हो गई तो मतलब प्लांट को अपना काम करने के लिए सब कुछ, मैकेनिज्म, जमने के लिए जगह मिल गई और नीचे से खींचने के लिए, पानी वाने के लिए रूट्स मिल गई, सब काम खत्म। अब पड़ोसी वाले प्लांट की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ मैंने क्या बोला? तो अब सुनना जरा ध्यान से। तो लेयरिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके एक स्टेम को पकड़ के जमीन में दबा दिया जाता है, और जैसे उसकी स्टेम जो जमीन में दबती है, वो एक्ट करती है एक नए प्लांट को ग्रो कराने में। समझाया मैंने क्या बोला? एक्ट एज अ सीड, जैसे सीड नया प्लांट ग्रो करता है वैसे वो काम करती है, ठीक है। फिर वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है, उसकी रूट वूट डेवलप हो जाती है और आराम से बढ़िया परफेक्ट प्लांट बन जाता है। फिर उसकी स्टेम पकड़ो, उसको दबा दो, फिर उसकी स्टेम पकड़ो, उसको दबा दो, दूसरे प्लांट, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ऐसे लाइन से सारे प्लांट ग्रो करते हुए जाते हैं। समझ आ गया? पिछले वाली की अगर जो नीचे दबाई थी ना स्टेम, अगर उसको तुम कट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए वाले प्लांट ने अपने रूट वगैरह सब कुछ डेवलप कर लिया है। समझाया मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है जैस्मीन। ठीक है भैया, लेयरिंग क्रीपर्स में होते हैं, क्रीपर्स में नहीं होते, ठीक है। क्रीपर्स में असलियत में चलता क्या है कि मैंने उसको एक सपोर्ट दे दिया, ठीक है, तो क्रीप करेगा चारों तरफ, चलेगा। समझा है मैंने उसकी स्टेम को थोड़ी पकड़ के जमाया है नहीं नई जगह पे, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको उस प्लांट को यूज करके तुम कहीं और प्लांट ग्रो करा सकते हो, वो अलग है, वो लेयरिंग नहीं है। याद रखना, लेयरिंग तुमने कट करा, मैंने तुम्हारे घर पे एक प्लांट देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे घर से एक छोटा सा प्लांट का पौधा वो हिस्सा निकाला और मैं अपने घर पे आके ग्रो करा दिया, तो क्या वो लेयरिंग है? नहीं भाई, प्लांट लगा रहना चाहिए, उसकी स्टेम को खींच कर मैं दबा रहा हूँ, तोड़ा नहीं है उसमें से, तब लेयरिंग है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसे याद रखना। आगे सुनो, ठीक है। तो कटिंग में क्या होता है? कटिंग में होता है कि एक स्टेम को कट कर दिया, जहाँ से वो ग्रो नहीं कर रहा था वहां से वो ग्रो करने लगा था। इसका एग्जांपल है रोज। लेयरिंग में क्या होता है? एक प्लांट है, उसकी स्टेम को पकड़ के नीचे दबा दिया और वहां से एक नया प्लांट ग्रो करने लगा था, उसको कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। थर्ड आता है ग्राफ्टिंग। थर्ड तरीका क्या है? सी तरीका, ग्राफ्टिंग। इस ग्राफ्टिंग मैकेनिज्म को समझना जरा ध्यान से यार, ठीक है। सुनो, ग्राफ्टिंग में करते हैं क्या है, तो देखो यार, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमको स्टेम बहुत अच्छी लगती है। स्टेम अच्छी लगने का मतलब क्या है कि उसकी स्टेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, भाई साहब एकदम बढ़िया तरीके से काम करते हैं, उसको बीमारी भी नहीं लगती, कीड़े भी अटैक नहीं कर पा रहे, कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा उसके ऊपर। लेकिन
ऊपर जो उसके ऊपर जो है ना, मतलब ऊपर जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं वहाँ पे फ्रूट्स अच्छे नहीं हो रहे, वो दिक्कत कर रहे हैं, वो बेकार है। समझा है मैंने क्या बोला? लेकिन दूसरी तरफ दूसरा प्लांट है जिसकी जो स्टेम है ना वो बड़ी बेकार है, पतली सी है, बार बार कीड़े लग जाते हैं, बार बार उसको बचाना पड़ता है, लेकिन जब वो फ्रूट ग्रो करती है भाई साहब एकदम बढ़िया वाले। समझ आ रहा है? मतलब हमारे पास दो प्लांट है जिनमें से एक की स्टेम बहुत अच्छी है और दूसरा प्लांट है जिसकी स्टेम के ऊपर वाला पार्ट बहुत अच्छा है, ब्रांचेस वगैरह बहुत अच्छी है। समझा है? रूट्स की बात नहीं कर रहे हम। समझा है मैंने क्या बोला? तो हम पता है क्या करते हैं, जिसकी स्टेम अच्छी है उसकी स्टेम ले लेते हैं और जिसकी ऊपर वाला पार्ट अच्छा है उसका ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है, मान लो इस प्लांट का मुझे नीचे वाला पार्ट पसंद है तो मैं इसको कट करूंगा, इसको हटा दूंगा, ठीक है, और दूसरा वाला प्लांट है उसको ऊपर वाला पार्ट पसंद है तो उसको कट करके ले आऊंगा और दोनों को जोड़कर बांध दूंगा। अब तुम बोलोगे क्या ये टाइम पास मजाक चल रहा है क्या ये, कि कहीं से भी लाओ कहीं से भी पकड़ के बांध दो? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। समझा है मैंने क्या बोला? लेकिन वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्लांट्स होने चाहिए। ये नहीं है कि तुम एक पपाया का प्लांट लेकर आ गए और एक गुआवा का लेकर आ गए, आज तो देखो भैया मैं नया ही प्लांट बना के दिखाता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा काम। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? इसलिए याद रखना इस बात को, पक्का समझ आ रहा है? दिमाग लगा रहा है जरा ध्यान से। चलो करते क्या है, सभी प्लांट में आगे समझना। एक प्लांट है, ठीक है, उसको यहाँ से ऐसे कट, याद रखना है एक और चीज कि इसको स्लांटली कट किया जाता है, ठीक है? स्लांट पता होगा तुम्हें, सर सेशन 1 कब लोगे? मतलब अबे ये तो ले ले मेरे भाई, ये तो पढ़ ले। मतलब जो चीज मिल रही है वो नहीं चाहिए, लेकिन फालतू अपनी दूसरे की थाली अच्छी लगती है ना, वही वाली हरकत है तुम्हारी। अबे जो मिल रहा है उसको तो ले ले मेरे भाई, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से आगे, ठीक है? ग्राफ्टिंग, दिमाग समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अपने दिमाग को ना कंसंट्रेट करना चालू करो, अपने अब दिमाग को भटकने से बचाया करो। इधर देखो, एक प्लांट है जिसका नीचे का पार्ट बहुत अच्छा है मान लो, ठीक है, और एक दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर का पार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका वाला पार्ट बहुत अच्छा है। तो क्या करा जाएगा, इसको कट करके स्लांटली कट किया जाएगा ताकि दोनों प्लांट्स के जो जाइलम और फ्लोएम है आराम से मैच कर सके, इसीलिए स्लांटली कट किया जाता है ताकि वो आराम से जोड़ने में बांधने में भी आसानी हो उसको। समझा? क्योंकि वहाँ पे फेविक्विक वगैरह काम नहीं करते, वहाँ पे बांधना पड़ता है, ठीक है? सुनना, ठीक है? तो एक का अच्छा नीचे का पार्ट अच्छा लगा, इसका ऊपर का पार्ट अच्छा लगा, दोनों को क्या करा, इसका ऊपर का पार्ट पकड़ के हटा दिया, इसको उठाया और यहाँ पर लगा दिया। समझा मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इस तरीके को क्या बोला जाता है, एक तरह का तरीका है जिसमें क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग तरीका बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये किया जाता है इन ऑल मेजर प्लांट्स, सारे बड़े बड़े प्लांट्स में किया जाता है, जैसे कि मैंगो। और तुम्हें पता शायद नहीं होगा कि एक साइंटिस्ट था, उसने इन सब टेक्निक्स को यूज करके ही एक ही प्लांट पर 60 से ज्यादा तरीके के आम उगाए थे। अलग अलग तरह के आम होते हैं, तुमने सुना भी होगा, दशहरी आम, लगा पता नहीं क्या क्या नाम रहते हैं, समझ में आ गया? तो 60 तरीके के आम, एक ही 60 तरीके से ज्यादा तरीके के आम एक ही प्लांट पर ग्रो कराए थे उसने। समझ रहे हो कितना तगड़ा तरीका लगाया होगा? तो यही सारे टेक्निक्स उसने अप्लाई करी थी, कटिंग, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है? सुनो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? तो सेक्शन टाइप ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। एक बार दिमाग में बिठा लो, एक बार दिमाग में बिठा लो कि आज जो पढ़ा है हमने, ठीक है, अच्छा ही हुआ आज हम एक ही सेशन ले रहे हैं, ठीक ही है, क्योंकि अगले जो 2 सेशन होंगे ना उन दोनों सेशन में प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म होगा, ठीक है? लेकिन प्लांट रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है? तो हम वरना प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे 2 सेशन, ठीक है? तो आज क्या है, मंडे, वेडनेसडे को हो जाएगा, फ्राइडे को और संडे को एक और क्लास ले लूंगा मैं, ताकि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी खत्म हो जाए और चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कम से कम 4 सेशन चाहिए, मतलब 2 क्लास चाहिए। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो संडे तक हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। आ रहा समझ में? दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जब मैंने मार्क्स सेंड करे थे, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने पहले ही बोल दिया था कि अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है? नोट्स मैंने कल रात को भेजी थी, ठीक है? तो नोट्स भेज दिए, डाउट्स मैं 50 बार ले चुका हूँ और अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं, वो चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्या नाम है, ये दोनों काम होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का संडे को खत्म हो जाएगा, तो हम दोबारा रिवीजन में शिफ्ट कर देंगे। मॉर्निंग बैच की मुझे बात करनी थी, मॉर्निंग बैच में दिक्कत तो यही हो रही है कि कुछ है नहीं उसमें करने के लिए, ठीक है? तो हम डिसाइड कर लेंगे उसको क्या करना है। चलो वापिस आओ जरा, ठीक है? सुनना, तो हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह के सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, फटाफट से सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? मैं इसका एग्जांपल भी लिख देता हूँ, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है, ऑल मेजर प्लांट्स, ठीक है? सुनना, ऑल मेजर प्लांट्स, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है? सुनो, सिंपल सा लॉजिक है यार, मतलब ये कि हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या है, अलग अलग तरीके के असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब दिमाग लगाना और सुनना, सुनो,
असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 10 मिनट बचे हैं, ठीक है सुनना। असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स की फ्यूजन नहीं होता, सिंगल पेरेंट से काम चलता है। देखो तुमने अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन सारे पढ़ लिए, कहीं पर भी 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ी नहीं, कहीं पर भी सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी नहीं, कहीं पर भी सेक्स सेल्स की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, समझ आया? यहाँ तक कि हमने कहीं पर भी सेक्स ऑर्गन्स तक की बात नहीं करी, समझ आया? तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में से कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छा है और क्यों है। तो सिंपल सा आंसर था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर प्रेफरेबल देन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रीजन क्या था इसका? इसका रीजन ये था कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशन नहीं आती, और वेरिएशन नहीं आएगी तो चेंजेस नहीं आएंगे, तो चेंजेस आना जरूरी है, इसलिए असेक्सुअल प्रेफर नहीं किया जाता ओवर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में से हमारे पास कुछ टाइप लिमिटेड टाइप्स है, वो मैं उसके एग्जांपल समझा रहा हूं, जरा समझना, ठीक है सुनना। सबसे पहले आता है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तरीका जिसमें एक पेरेंट बॉडी कई सारे डॉटर सेल्स में टूटती है, फिर 2 डॉटर सेल्स में टूटती है। अगर एक पेरेंट बॉडी 2 डॉटर सेल्स में टूट रहा है तो उसको बोला जाएगा बाइनरी फिजन, और अगर पेरेंट बॉडी कई सारे डॉटर सेल्स में टूट रहा है तो उसको बोला जाएगा मल्टीपल फिजन, समझा? बाइनरी फिजन में भी 2 तरीके हैं, या तो वो फिक्स्ड प्लेन में डिवाइड होगा या तो वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाएगा। अगर वो फिक्स्ड प्लेन में डिवाइड होता है उसका एग्जांपल है लिशमैनिया, और अगर वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो, सॉरी फिक्स्ड प्लेन में डिवाइड हो रहा है तो लिशमैनिया, और अगर किसी भी प्लेन में डिवाइड हो रहा है तो अमीबा। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? उसका मल्टीपल फिजन का एग्जांपल था स्पाइरोगायरा। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? उसमें भी कई बॉडी कई सारे पेरेंट बॉडी में टूटती है, लेकिन ऐसा मल्टीसेलुलर। सर प्लाज्मोडियम था ना एग्जांपल, तो सॉरी प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगायरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या है? वो मल्टीसेलुलर, मतलब फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर में होता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? एक पेरेंट बॉडी है, वो कई सारे पार्ट में कट हो जाता है और वो जो लॉस्ट पार्ट है वो अपने आप ही रीडेवलप कर लेता है, उसको कहते हैं रीजनरेशन। इसका एग्जांपल क्या हो गया? प्लानिएरिया। पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? एक पेरेंट बॉडी होता है, तो एक छोटा सा बर्ड बनाता है, वो बर्ड मैच्योर करता है, खुद पेरेंट बन जाता है, फिर उस पर बर्ड आएगा, फिर वो मैच्योर करेगा, फिर वो खुद बर्ड बन जाएगा। एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा दोनों का एग्जांपल है, रीजनरेशन का भी और इसका भी, बडिंग का भी, ठीक है। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है? पेरेंट बॉडी है, ठीक है, वो छोटे छोटे स्पोर्स बनाती है, ठीक है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, फिर वो बॉल बर्स्ट करती है और वो स्पोर्स फैल जाते हैं और वो स्पोर्स खुद पेरेंट की तरह एक्ट करने लग जाता है। एग्जांपल है इसका ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस। समझ में आ गया? उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्लांट बॉडी। समझ आया मैंने क्या बोला? स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्लांट बॉडी। पक्का समझ आ रहा है क्या? इसमें 3 तरीके, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग के अंदर एक सेकंड, ठीक है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। 10 मिनट बचे, मैं समझ, ठीक है। कटिंग का मतलब क्या होता है? ये दिमाग लगाना जरा ध्यान से। कटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एक स्टेम है, वो अगर ग्रो नहीं कर रही तो उसको वहां से कट कर दिया जाता है ताकि वहां के जो हार्मोन्स वगैरह काम करना चालू करे और वो वहां से ग्रो करना चालू कर देता है। सेकंड टाइप, इसका एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल है रोज। सेकंड टाइप है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं? एक प्लांट है, उसकी स्टेम को खींचा जाता है, नीचे दबा दिया जाता है, ठीक है, फिर वो वहां से नया प्लांट ग्रो करा देता है, फिर उसकी स्टेम को दोबारा खींच दो, दोबारा दबा दो, फिर वो नया वहां से प्लांट बन जाएगा। और पिछली वाली स्टेम को कट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा किसमें किया जाता है? जैस्मिन प्लांट में किया जाता है। जैस्मिन का मतलब चमेली होता है ना, चमेली का तेल, वही वाला, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? थर्ड टाइप आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या तरीका है कि हमको कभी कभी क्या लगता है कि किसी किसी प्लांट का शूट अच्छी लग रही होती है और किसी किसी प्लांट के ऊपर की ब्रांचेज ज्यादा अच्छी लग रही होती है। अच्छी लगने का मतलब क्या? ज्यादा अच्छी होती है, फिर दोनों को क्या करते हैं? हम कट करके टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग तरीका। ऐसा किसमें किया जाता है? ऐसा ऑल मेजर प्लांट्स, ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में किया जाता है। खत्म। अब किसी को कुछ पूछना था पूछो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने एनसीईआरटी शेयर कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि हम कहाँ पे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। भैया बोलो। भैया हाँ हाँ, भैया चैप्टर 3 जो है ना, उसमें रिएक्शन विद वाटर के बाद एसिड और सोल्ट के 2 टॉपिक रह गए हैं। आपने आयनिक बॉन्ड भेज दिया था लेकिन वो 2 टॉपिक रह रहे हैं। हाँ ठीक है। भैया हाँ बोल, बोल भाई। आप कह रहे थे कि मतलब जो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है उसमें पेरेंट इमॉर्टल होता है, पर हाँ सर जो फिजन फिजन होता है उसमें वो 2 पार्ट्स में टूटता है, तो तो सर पेरेंट, उसमें हम कौन से पार्ट को पेरेंट बॉडी कहेंगे? दोनों पेरेंट हैं भाई, दोनों पेरेंट हैं, यही तो बात है। पर सर वो यही, तो डॉटर सेल्स होंगे। अबे डॉटर सेल्स ही तो पेरेंट बने ना, फिर यही तो टॉपिक है मेरे भाई, यही तो है। 2 डॉटर सेल बने, फिर दोनों डॉटर सेल पेरेंट तो बनेंगे,
मेरी बात सुन, तेरे पेरेंट फादर कभी सन थे, है ना, दादाजी के, अब तू उनका वो है, क्या नाम है, डॉटर नहीं है, सन है, ठीक है, सन है, फिर तू भी तो पेरेंट बनेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है उसकी डेथ होती है, आया समझ में क्या बोला। लेकिन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी होता है, वो डिवाइड कर देता है, तो पेरेंट कहाँ गया, पेरेंट तो कभी मरा ही नहीं था, आ रहा है समझ में क्या बोला, पेरेंट ही डिवाइड कर गया दो डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन पेरेंट तो कभी मरा ही नहीं। इसीलिए हमें बोला जाता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो इमॉर्टल बोला जाता है उसको, क्योंकि पेरेंट बॉडी तो कभी मरता ही नहीं, वो डिवाइड होता रहता है, समझा गया। डॉटर सेल, फिर डॉटर सेल पेरेंट बॉडी बन जाएंगे, फिर वो डिवाइड करेगा, फिर डॉटर सेल बनेगी, फिर वो पेरेंट बॉडी बन जाएंगे, चलता रहेगा। ठीक है भैया, आपने जो बताया उसकी क्विक रिवीजन करा के बता दो, कितनी बार बताऊं मेरे भाई। भैया मेरी बुक में लेने आऊं, कब लेने आऊं, अच्छा कब लेने आऊं, ठीक है भैया। ग्राफ्टिंग में वेरिएशन आएगी नहीं, ग्राफ्टिंग में वेरिएशन नहीं आती है, क्योंकि हम दोनों, देखो वेरिएशन तब आती है जब सेक्सुअल सेल्स एक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट कब हो रहा है, आ रहा है समझने का, यहाँ पे तो मैंने स्टेम को जोड़ा है बस, ठीक है। सेक्सुअल एक्ट कब होता है, जब सेक्स सेल्स की यूज होता है, और यहाँ पे कोई सेक्स सेल का यूज नहीं हुआ। वेरिएशन तब तक नहीं आएगी जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये बात दिमाग में उठा, समझा गया। मान लो तुम्हारा हाथ कट जाए, ठीक है, तुम्हारा पैर टूट जाए, ठीक है, तुम्हारे सर पे चोट आ जाए, तो क्या, और सुन लो मेरी बात, ठीक है, उसके बाद जब तुम रिप्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा जो बेबी होगा उसके पास भी बीमारी होगी क्या, नहीं होगी। आ रहा है समझ में क्या बोला। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रांसफर हो सकती है, उसके बिल्कुल चांसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक बीमारी है जो बहुत ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, समझ में क्या, तो वो जेनेटिक डिसीज है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, तो वो वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। भैया नहीं था, विकास भैया का टेस्ट चल रहा था यार, विकास भैया को बोलते ना तुम कि भैया हमारा 3 बजे क्लास है भैया, विकास हिमांशु भैया की, बोलोगे तभी तो भैया टेस्ट पोस्टपोन करेंगे मेरे भाई। और टेस्ट कैसे हो रहा था, मतलब ऑनलाइन, जब वो अभी आ रही ना आवाज, तो मैं ये कह रहा था प्लीज अगली क्लास मिस मत कर, ठीक है, प्लीज अगली क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगली क्लास में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करना है, और उससे पहले बहुत सारी चीजें समझाने के लिए, समझाया। प्लांट रिप्रोडक्शन छोटा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले जो टर्म्स है ना वो बहुत सारे हैं, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास क्या वेट कर दो, वॉइस लैग हो रही है, क्या बोल, कोई बात नहीं, अब क्लास एंड हो रही है, ठीक है, तो प्लीज अगली क्लास मिस मत करना, बस यही बोल रहा हूँ, मिलते हैं, बाय बाय।